सभी छात्रों को शुभाशीष। मैं अतुल कुमार शर्मा अपनी आठवीं वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा मैंने यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन किया था, और वह यूनिट सेल का जो क्लासिफिकेशन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था वह एटम अरेंजमेंट के आधार पर था। एटम अरेंजमेंट के आधार पर बच्चों हम लोगों ने यूनिट सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला सिंपल यूनिट सेल और दूसरा बच्चों सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर आपने देखा हमने सेंटर्ड यूनिट सेल को पुनः तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। पहला फेस सेंटर्ड, दूसरा बच्चों बॉडी सेंटर्ड और तीसरा बच्चों एंड सेंटर्ड। आप कॉपी पर भी इसको पॉइंट आउट करते रहना। तो कुल मिलाकर के हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था और अपने को टोटल 4 टाइप्स के यूनिट सेल मिले थे। आज अपनी इस वीडियो में भी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सॉलिड की बात करेंगे। और क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट की बात करते समय हम लोग किस तरह से अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, एक बार देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ सेल पैरामीटर यूनिट सेल का जो क्लासिफिकेशन वो किस तरह से किया जाएगा मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, सेल पैरामीटर के आधार पर यूनिट सेल का विभाजन हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं पैरामीटर्स बता देता हूँ कि ये सेल पैरामीटर्स होते क्या। मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले सिंपल प्रकार की बच्चों यहाँ पर यूनिट सेल को डेवलप कर देता हूँ। आप देखिएगा बच्चों, मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ और फिर उस स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि सेल पैरामीटर्स क्या होते हैं, फिर जाकर के हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार बच्चों एग्जाम में पूछा भी गया। तो चलिए दोस्तों, देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है। अब मैं आपको सेल पैरामीटर्स बताता हूँ। मैं ये काम करता हूँ बच्चों, जो आप अपनी तरफ की ये लाइन देख रहे हैं, मैं मान लेता हूँ ये आपकी जेड एक्सिस है। जो आपकी तरफ लाइन आ रही है इसको मैं जेड एक्सिस मान लेता हूँ। जो लाइन इस तरफ जा रही है बच्चों उसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, और जो लाइन ऊपर की ओर जा रही है आप देख रहे होंगे इसको मैं वाई एक्सिस मान लेता हूँ। तो अपने को 3 एक्सेस मिल गए, एक जेड एक्सेस ऊपर के लिए, वाई एक्सेस इधर के लिए जेड एक्सेस। अब आप एक बात नोटिस कीजिए, मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा पॉइंट आउट करता रहूंगा ताकि आपको आसानी रहेगी समझने में। देखिए बच्चों, ये वाई हो गया, यह जेड हो गया और यह एक्स। मैं यहाँ पर क्लियर करके और बताता चलूंगा। बच्चों ये जो आप लेंथ देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ जो आप देख रहे हैं, मैं इसको ए मान लेता हूँ। ये देखिए, अर्थात मैंने यहाँ तक की जो लेंथ मानी है बच्चों वो इसको मैं ए मान लेता हूँ। इतनी बात क्लियर हो गई और आपको आसानी रहेगी बच्चों। ये मैंने ए मानी है, आपकी आसानी के लिए मैं एक बात बता दूं, इसके जस्ट सामने वाला जो एंगल है उसको बच्चों मैं अल्फा मान लेता हूँ। अर्थात हमने ये जो लेंथ मानी है वो ये मानी है और इसके सामने वाला जो एंगल है बच्चों उसको अल्फा मान लेता हूँ। अर्थात वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल रहेगा वो कौन सा, वो अल्फा। दैट्स क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिएगा, अब मैं यहां से लेकर के और यहां तक यानी एक्स एक्सिस वाली ये जो लेंथ है इसको बच्चों मैं बी मान लेता हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इसको बी मान लेता हूं। देखिए बच्चों, ये जो लेंथ जा रही है इसको मैंने बी मान लिया और बी के जस्ट सामने वाला जो एंगल है उसको बच्चों में बीटा मान लेता हूं। देखिएगा यहाँ पर बच्चों जो एंगल है उसको मैंने क्या मान लिया, उसको मैंने बीटा मान लिया। आपको समझने में आसानी रहेगी। अब बच्चों देखिएगा, ये जो एक्स एक्सिस वाली लेंथ है मान लेता हूँ यहाँ तक की बच्चों, उसको हम लोग मान लेते हैं सी। इस लेंथ को हम लोग बच्चों क्या मान लेते हैं, इस लेंथ को हम लोग सी मान लेते हैं। बात क्लियर होगी। इस लेंथ को हमने सी मान लिया और इसके जस्ट सामने वाले एंगल को बच्चों हम लोग गामा मान लेते हैं। तो बच्चों इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने देखिए आप एक इधर चित्र बनाया है, उसको ब्रीफली समझाने के लिए यहाँ पर चित्र बना लिया। ये सिंपल प्रकार की बच्चों यूनिट सेल हम लोगों ने बना लिए और आप देखिएगा इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हम लोगों ने लिए हैं। यहाँ पर इस चित्र को क्लियर करके समझाता हूँ। मैंने यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी उसको ए माना है, ए के जस्ट सामने बच्चों जो एंगल है उसको हमने अल्फा माना है। बच्चों इसके जस्ट सामने देखिएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको मैंने बी माना है और इसके जस्ट सामने वाला जो एंगल है उसको हमने बच्चों बीटा माना है। अब आप ऊपर देखिएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैंने सी माना है और इसके जस्ट सामने वाला बच्चों जो एंगल है उसको मैंने गामा माना।
तो आप देख रहे हैं बच्चों जो ए वी और सी आप देख रहे हैं, और इसके साथ साथ बच्चों जो अल्फा बीटा और जो गामा आप देख रहे हैं, मैं इनको बता दूं ये है क्या चीज बच्चों। ये अल्फा बीटा और गामा ये आपके कहलाते हैं एक्सिस एंगल, जिसको हम लोग बच्चों अक्षीय कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जिसको हम लोग अक्षीय कोण कहते हैं। और बच्चों ये जो ए बी और सी दे रखा है जिसको बच्चों इसको हम लोग एक्सिस लेंथ कहते हैं। इसको हम लोग एक्सिस लेंथ कहते हैं। एक्सिस लेंथ का मतलब बच्चों हुआ अक्षीय दूरी, या हम लोग दूरियां कह सकते हैं। तो दोनों बातें बच्चों स्पष्ट हो गई। एक तरफ अल्फा बीटा गामा जो मैंने इसमें दर्शाया है, इसको एक्सिस एंगल यानी अक्षीय कोण कहते हैं, और ए बी और सी ये आपकी एक्सिस लेंथ है, जिसको हम लोग अक्षीय दूरियां कहते हैं। उसको इस तरह से बच्चों रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इतनी बात बच्चों आपको क्लियर हो गई। ये ए बी सी अल्फा बीटा गामा ये कहलाते हैं आपके सेल पैरामीटर्स। अब इन सेल पैरामीटर्स के आधार पर बच्चों यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन किया जाता है। कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं मैं एक ट्रिक बताता हूं, देखिएगा बच्चों। इन पैरामीटर्स के आधार पर यूनिट सेल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, तो मैं उसके लिए ट्रिक बच्चों यूज कर रहा हूं, और उस ट्रिक के माध्यम से आप सारी बात को कवर कर सकते हैं। और बच्चों वो ट्रिक क्या रहेगी, तो आप ट्रिक देखिएगा, मैं ट्रिक की बात करूंगा। मैं ट्रिक की बात करता हूं। जो ट्रिक हमारी बच्चों दे रखी है वो ये है CT ओम थर। आपको ये लाइन याद करनी है, CT ओम थर। इस CT ओम थर से आप यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए C, उसके नीचे T, उसके नीचे O, फिर M C T ओम हो गया। फिर थर, था बनता है T और H से, थ और फिर रा। तो देखिएगा बच्चों 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब हुआ सेल पैरामीटर के आधार पर यूनिट सेल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो बच्चों 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। यूनिट सेल को सेल पैरामीटर्स के आधार पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो 7 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मैंने अपनी ट्रिक के माध्यम से CT ओम थर उसको एक्सप्लेन किया। अब बच्चों मैं नाम बताता हूं। जो आप पहला C देख रहे हैं, C का मतलब हो बच्चों क्यूबिक, क्यूबिक यूनिट सेल। जो आपका C दे रखा है, पहला वाला वर्ड दे रखा है, उसका मतलब हुआ क्यूबिक यूनिट सेल। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी बात बच्चों T दे रखा है, T का मतलब होता है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल यूनिट सेल। ये दूसरा नाम ना, पहला क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा बच्चों टेट्रागोनल यूनिट सेल। उसके बाद बच्चों जो O दे रखा है, O से नाम निकलता है आर्थोरोम्बिक। इससे जो नाम निकलेगा वो निकलेगा आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। तो 3 नाम अब तक हो चुके हैं, क्यूबिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल, आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या? चलिए मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों जो M दे रखा है, M से बहुत सिंपल सा बच्चों नाम निकलता है। M का मतलब हुआ मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। दैट्स क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद जो T दे रखा है बच्चों, इससे जो नाम निकलता है वो आप देखिएगा, इससे नाम निकला है ट्राई क्लिनिक। मोनोक्लिनिक के जस्ट नीचे ट्राई क्लिनिक यूनिट सेल। तो ये अपने 5 नाम हो गए बच्चों। उसके बाद जो H लिखा है, H से जो नाम निकलता है बच्चों वो हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल यूनिट सेल। ये 6 नाम हो गए बच्चों। उसके बाद जो 7वां नाम आता है, आप देखिए R दे रखा है, R से निकलता है रोम्बोहाइड्रल, रोम्बोहाइड्रल यूनिट सेल। दैट्स क्लियर। तो ये 7 नाम बच्चों मैंने आपको बता दिए। ट्रिक क्या थी अपनी? CT ओम थर, C से क्यूबिक यूनिट सेल, T से टेट्रागोनल यूनिट सेल,
ओ से आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, एम से मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, टी से ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल, एच से हेक्सागोनल यूनिट सेल और आर से बच्चों रोम्बोहाइड्रल यूनिट सेल। ऐसा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगली वीडियो में बच्चों मैं इन सभी प्रकार की यूनिट सेल्स के बारे में आगे डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।